पंज नाल बंदे बड़े ठीक ठाक होने नी नक्का मौले नू मौलाना मारे ते मौला नहीं मार सकता जट दे खाक तो बचन दी ए आखिरी सूरत ही तेरा वैर सिर्फ एक नस्ल तक चलता होएगा मैं पोतरे तक मार देना मां बनकर हुक्म दोगी तो पीरू यही खड़ा पत्थर बन जाएगा अगर मुंसिफ बनकर रोकोगी तो पीरू मुजरिम नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कहानी घर। आज हम दूसरी शख्सियत की जिक्र के साथ, उनके तज़किरे के साथ हाजिर हैं यूके स्टूडियो से और आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे राइटर अदीब शफीकुर रहमान आमिर साहब स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आज की हमारी जो कहानी है वो एक ऐसी शख्सियत के गिर्द घूम रही है जिन्होंने 25 साल फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और ना सिर्फ बरसगीर पाक हिंद बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान के कल्चर और पाकिस्तान की सकाफत का जो है वो मंजर पेश किया, और जिनका नाम है सुल्तान राही साहब। तो सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सुल्तान राही साहब का जो आगाज़ था फिल्मी कैरियर का, वो कैसे फिल्मों में आ गए उनका, या क्या कोई मतलब प्रॉपर वो कहीं से सीख के फन अदाकारी यहाँ पे आए या किसी भी तरह वो आ गए? जी, असल में जो है ना, बदकिस्मती ही कहना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट कायम नहीं हुआ कि जहाँ पे फ़न अदाकारी या फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड कोई भी काम जो है सीखा जा सके या सिखाया जा सके। बल्कि अब सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे ना NCA का जो है वो क्लासेस मीडिया की ले रहा है, कुछ और भी अदारे जो हैं तश्कील पाए हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे घरों के लड़के लड़कियां जो हैं उन्होंने रुख किया है मीडिया का और बहुत सा टैलेंट जो है नया उभर के आ रहा है और बहुत अच्छा टैलेंट आ रहा है। जहाँ तक सुल्तान राही के दौर की बात है, ये तो मतलब हम लोगों से भी पहले की बात है कि जब स्ट्रगल दौर होता था उस वक्त कि मेहनत मजदूरी करनी, स्टूडियो के चक्कर लगाने, कोई अच्छे लोगों के साथ राब्ते बन जाने, कोई अच्छा उस्ताद मिल जाना, डायरेक्टर मिल जाना, उनकी खिदमत करनी, उनके इर्द गिर्द रहना, तो उनका अदब एहतराम जो है वो फिर कोई चांस देता था अगर उसके अंदर कोई टैलेंट होता था, क्योंकि कहते हैं आर्टिस्ट होता है या नहीं होता, तो ये बनने वाली चीज़ नहीं है कि बस मौका मिलने की देर होती है। ऐसे कि उसको मौका मिल गया तो उसने अपना आप दिखा दिया कि मुझे अल्लाह की तरफ से कौन सा टैलेंट जो है मेरे अंदर है और मैं लोगों के सामने लेके आऊँ। तो इसी तरह सुल्तान राही साहब जब पिंडी से लाहौर आए, स्ट्रगल पीरियड, एक उनका दोस्त होता था जिसका नाम आगा चंगेजी, तो उस दौर में उसके पास साइकिल होती थी और रेलवे के मुगलपुरा एक इलाका लाहौर का, तो उसके रेलवे के क्वार्टर थे जहाँ आगा चंगेजी रहता था और उसने अपने साथ ही सुल्तान राही को भी रख लिया। तो दोनों मतलब स्ट्रगल करने के लिए जाते थे, इतने पैसे नहीं होते थे उनके पास कि वो खाना खा सकें जी। तो वो मुगलपुरा से दूर स्टूडियो इतनी दूर था कि मतलब उन्होंने जाना सिर्फ खाने के लिए कि यार कोई शूटिंग हो रही है, कहाँ पे हो रही है, इरम स्टूडियो में हो रही है या पंचोली स्टूडियो में हो रही है, तो वो कम से कम कोई 15-20 मील का सफ़र होता था जो साइकिल पे वो तय करते थे। तो रास्ते में गवर्नर हाउस है लाहौर माल रोड पे जी। तो गवर्नर हाउस के सामने एक इलाका है जहाँ पे हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो उनके घर हैं, जो जजेस हैं, चीफ मिनिस्टर हाउस है, इस तरह के अदारे हैं। वहाँ पे GOR कहते हैं उस इलाके को। तो वहाँ कॉर्नर पे एक सरकारी नलका लगा हुआ था, तो वहाँ उनका पहला स्टॉप होता था आगा चंगेजी का और सुल्तान राही का कि वो उस नलके पे रुकते थे, वहाँ पानी पीना, उन्होंने प्यास बुझानी और इतना पानी पीना कि पेट भर जाए, भूख का एहसास खत्म हो जाए। अच्छा। फिर उन्होंने स्टूडियो चले जाना किसी भी जहाँ शूटिंग चल रही होती थी, फिर वहाँ वेट करना उन्होंने कि शूटिंग के दौरान ब्रेक होती है खाने की, तो जब ब्रेक होती थी खाना खुलता था तो वो खाना कोई हेलो हाय रोज का आना जाना, कोई जान पहचान हो गई थी कुछ फाइटर लोगों से, तो उनके साथ मिलके कुछ दो वाले दोनों ने खाने। तो ये इसका स्टार्ट पीरियड था। इस तरह स्ट्रगल करते करते करते
फिर मौका मिला, जाहिर है पत्थर के ऊपर कहते पानी का कतरा गिरता रहे, वो एक वक्त आता है कि वहां सुराख हो जाता है। तो सुल्तान रई की मेहनत का कतरा जो है वो मुसलसल गिर रहा था। तो डायरेक्टरों के दिल में थोड़ा सा रहम किसी के आ गया कि यार अच्छा है, स्ट्रगल करता है, रोज आता है जाता है, तो क्यों ना इसको एक सीन दिया जाए। और बहुत सी फिल्में ऐसी सुल्तान रई साहब की, अगर यूट्यूब पे हम सर्च करें पुरानी, तो वो बेचारों ने लाठी पकड़ी हुई है और पीछे खड़े हैं, और लेकिन उसमें भी एक नजर आता है आपको कि अगर 20 लोग पीछे खड़े हैं विलन के पीछे लाठियां पकड़ के, वो एक बंदा बीच में बड़ा फुर्तीला नजर आएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो वो जो दूर का देखने वाले हैं, जिन दूर की नजर रखते हैं, वो उस वक्त जज कर लेते थे यार इस बंदे में करंट है, ये कुछ ना कुछ करेगा। तो ये एक सिलसिला जो साथ साथ चलता आ रहा था। फिर एक फिल्म आई चाचा जी के नाम से, तो उसमें एक सीन था सिर्फ, वो राय साहब को मिला कि जी ये सीन करना है कि एक लड़की भागती आ रही है, वो दरबार है, दरबार के मतवली होते हैं, उधर बैठे होते हैं, विलन पीछे है, तो उन्होंने आगे वो लड़की को पकड़ने की कोशिश की, ये उठते हैं, बचाते हैं, बचाने में इनकी डेथ होती है। वो डेथ सीन ऐसा दिया इन्होंने कि वो दरख्त था, दरख्त के साथ इन्होंने कमर लगाई अपनी और ऐसे रगड़ लगाई अपने आप को। वो रगड़ लगने से वो जो दरख्त की वो तीले वीले सारे उनकी कमर पे चुभे हैं, वो दर्द जो हुआ ना, उनको तकलीफ, वो एक्सप्रेशन जब फेस पे आए हैं तो वो इतना अप्रिशिएट हुआ। वो एक सीन था, इसलिए ये मिसाल उन आर्टिस्टों के लिए जो कहते हैं कि हम आए और छा जाएं, नहीं, एक सीन में भी आर्टिस्ट होना चाहिए। अगर एक सीन, एक डायलॉग अच्छा स्क्रीन पे बोल जाएगा, पूरी फिल्म करने के ऊपर भारी होगा, वो लोगों को कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, ये वाला सीन जो करैक्टर था, पहली दफा उनको ये एक सीन की है जिसमें कोई एक डायलॉग था, एक डेथ आई है, ये पहला सीन था चाचा जी। फिर उसके बाद एक फिल्म आई है बाबुल, तो वो मेरे उस्ताद थे तनवीर काज़मी साहब, जिन्होंने लिखी, इकबाल कश्मीरी साहब की फिल्म थी एज ए डायरेक्टर, वो भी नए नए थे, वो भी तनवीर साहब के शागिर्द थे। तो वो फिल्म में बाबुल का रोल किया, सुपर हिट फिल्म, रिकॉर्ड पे है वो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस किया उस फिल्म ने। तो इस तरह इनका सफर फिर देखें आगे 3 साल फिर रुक गया, फिर कोई काम नहीं मिला क्योंकि ओल्ड कैरेक्टर था। फिर इस तरह चलते चलते सफर आगे होता रहा। फिर कुदरत जब मेहरबान होती है, कुदरत जब रास्ता देती है, उन्होंने तो अपना टैलेंट दिखा दिया है कि भाई मेरे अंदर ये है। तो वो एक बस इत्तेफाक ऐसा हुआ, एक फिल्म शुरू हुई, असलम डार साहब डायरेक्टर थे उसके जी। तो सावन साहब का दौर था, सावन साहब मतलब बहुत सी फिल्में टाइटल कर रहे हैं और बिजी तरीन पाकिस्तान के स्टार। अच्छा, पाकिस्तान में एक और जो मैं समझता हूँ, क्या कहें इसको, अलमिया ही है कि एक वक्त में एक ही स्टार जो है ना कामयाब हुआ, तो जितनी फिल्में बन रही हैं सबकी कोशिश होती थी कि इसी आर्टिस्ट को लेके फिल्म बनाएं, वो कामयाबी की जमानत बन जाए। जबकि हमारे दूसरी तरफ जो सरहद पार इंडस्ट्री है, वहां पे एक टाइम पे 6-6, 8-8, 10-10 हीरो जो है वो रहे कि अगर एक नहीं मिला दूसरा ले लिया, दूसरा नहीं मिला तीसरा ले लिया, 10वां ले लिया। मगर हमारे पास जो है ना ऐसी, वो क्या उसको कहते हैं, भेड़ चाल है कि एक क्लिक कर गया, बस इसी को ही हमने, जब तक वो फ्लॉप नहीं होता हमने नहीं छोड़ना। तो वो वक्त सावन साहब का था, उससे पहले अकमल खान साहब आए, फिर और इस तरह आर्टिस्ट, तो सावन साहब का दौर था। अब सावन साहब जो टाइम नहीं दे पा रहे थे, अभी फिल्म का पहला सेट था और सावन साहब की शूटिंग थी, सेट लगा हुआ है, पूरे मतलब टेक्नीशियन, द डायरेक्टर टीम खड़ी है, इंतजार कर रहे हैं, और सावन साहब किसी ऑफिस में बैठे हुए अपनी किसी गेम में मशगूल थे, तो वो आ नहीं रहे, असिस्टेंट बार बार बुला रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, तो वो गुस्सा कर गए, तो उन्होंने बोल दिया कि यार नहीं करता मैं फिल्म। तो असिस्टेंट ने जाकर उनको जवाब दे दिया। ये कुदरत कैसे रास्ता बनाती है किसी के लिए। तो सुल्तान रई उधर पास ही डायरेक्टर साहब के टहल रहा था कि कुछ छोटा मोटा सीन मुझे मिल जाएगा इसमें। तो जब डायरेक्टर को पता चला कि अभी वो आर्टिस्ट जो है इस तरह बदतमीज हो गया और गुस्सा कर रहा, नहीं आ रहा, तो उसका भी दिमाग घूम गया। उसने कहा कि भाई बंद करो, खत्म करो ये। सुल्तान रई की तरफ देखा, उसने कहा चले यार,
तू ये कपड़े पहन और आजा। तो वो टाइटल उसको मिल गया। उस फिल्म का नाम था बशीरा। वो बशीरा फिर जब फिल्म बनी है, लगी है, सावन साहब जिधर बैठे थे उधर ही बैठे रह गए। आगे फ्यूचर जो है, सारी फिल्में जो है वो सुल्तान रही शुरू हो गया। हर फिल्म का एक्टर सुल्तान रही। फिर वो सीढ़ियां इनकी चढ़ना शुरू हो गए, सीढ़ियां थोड़ी 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 थोड़ी। फिर उसके बाद एक फिल्म आई जिसके डायरेक्टर थे हसन अस्करी साहब, कमाल के डायरेक्टर। उनकी भी पहली दूसरी फिल्म थी, पहली उनकी खून पसीना थी। तो उसके बाद फिर नासिर अदीब साहब पहली फिल्म जहां से पहचान बनी, उससे पहले भी एक फिल्म वो लिख चुके थे, वैशी जट। वैशी जट फिल्म जब आई है सुल्तान राय साहब की, एक तो डायलॉग बहुत खूबसूरत लिखे थे नासिर अदीब साहब ने, हसन अस्करी साहब ने बहुत खूबसूरत टेकिंग की थी। वो फिल्म जनाब संगे मील साबित हो गई सुल्तान राय की। वैशी जट के बाद टिल डेथ तक सुल्तान राय जवाल क्या होता है नहीं पता। फिर सुल्तान राय का अरूज अरूज अरूज, अगर 7वें आसमान तक जाता है अरूज, तो वो बंदा 7वें आसमान तक गया है जी सर। अच्छा, उनका एक लक़ब मशहूर था नलका, उसकी वजह शोहरत क्या थी? वो नलका जो है ये भी एक सिंबॉलिक है कि पुराने, शायद आपके इल्म में है या लोगों को पता है या नहीं, कि पुराने वक्तों में एक मोहल्ले होते थे, तो मोहल्ले में एक सरकारी नलका लगा होता था। घरों में पानी आता था, किसी के नहीं आता था, एक टाइम होता था लिमिट। तो कि इस टाइम पे जो है ना वो जो सरकारी नलका है उसमें पानी आता है 2 घंटे 3 घंटे या 1 घंटा, तो वहां से भर लें पानी बाल्टियां लोग भर भर के घर में रख लेते थे, स्टोर कर लेते थे, जब तक के दोबारा पानी आने का टाइम नहीं होता था, तो इस्तेमाल होता रहता था। तो वो उस हवाले से, यानी शिफ्ट होती थी 8 घंटे की, मतलब 10 बजे शूटिंग शुरू हुई है, 1-2 बजे ब्रेक हुई है, शाम तक शूटिंग, 8 घंटे की शूटिंग है, ये शिफ्ट है पूरी। फिर उसके बाद नाइट की शिफ्ट शुरू हो जाती थी, वो भी इसी तरह 8 घंटे की शिफ्ट होती थी। तो अब सुल्तान राय के पास काम इतना था, इतनी फिल्में बन रही थी, शुरू हो रही थी, कामयाब हो रही थी, तो इन्होंने क्या किया, सुल्तान राय के 1 घंटे की शिफ्ट बना दी। यानी जहां पे एक दिन में एक शूटिंग होगी, एक रात में एक शूटिंग होगी, उन्होंने कहा जी दिन में 8 फिल्में जो है ना मैं करूंगा, 1-1 घंटा सारों को दूंगा, तो उसमें जो है ना पूरी शिफ्ट का काम मैं आपको दे दिया करूंगा। तो वो फिर उस हवाले से वो कहते थे जिस सेट पे जाता हो, नलका आ गया, भी नलका आ गया है, पानी भर लो, पानी भर लो। तो वो डायरेक्टर ने पहले वो होमवर्क किया होता था कि सुल्तान राय ने आना है, 1 घंटे में उससे हमने इतना काम उसका ले लेना है। जो एक दूसरा आर्टिस्ट 8 घंटों में करता था, वो 1 घंटे में वो काम करके तो वो दूसरे सेट पे चले जाते थे कि लो भी नलका अब आ गया, पानी भर लो, पानी भर लो। इस तरह 8 जगह पे उनका ये था वो नलके का जो आना है। हाँ। तो सर, और कहते हैं वो थकावट भी उनके दूर दूर तक नहीं पटकती थी, 10-10 घंटे 15-15 12-12 घंटे की ड्राइव करके आते थे और गाड़ी से उतरते कहते थे हाँ जी नलका आ गया है। बिल्कुल, वो देखें, वो तो आयरन मैन कहा जाए तो मेरा ख्याल बेहतर है उनके लिए कि लोहे का बना हुआ आदमी था वो। थकावट नाम की चीज नहीं थी। मतलब डे में बालाकोट तकरीबन 6-7 घंटों की ड्राइव है लाहौर से। तो दिन में उन्होंने डेट्स दी होती थी शूटिंग के लिए बालाकोट। तो सुबह उन्होंने निकलना वहां से, फजर की नमाज पढ़नी उन्होंने। अच्छा, 5 वक्त के नमाजी थे माशाल्लाह, तहज्जुद भी पढ़ते थे वो। और जब सफर करते थे तो कुरानी आयात तलावत करते जाते थे। अगर खुद तलावत नहीं कर रहे, नींद का टाइम है, तो उस वक्त वो कैसेट का दौर होता था, तो कैसेट कुरान की लगा देते थे, तो वो चल रही है और बस मजे से वो सुन रहे हैं और जा रही है गाड़ी। सुबह उन्होंने 9 बजे वहां पहुंच जाना लोकेशन पे बालाकोट। वहां पहुंचना, सूरज तुलू, दिन चढ़ गया, भाई नलका आ गया आ गया आ गया। वो फिर पूरी टीम एक्टिव होके उठती थी, सारा दिन शूट करना उन्होंने, आउटडोर का जो भी सीन्स हैं करके, सूरज गरूब होने से पहले शूटिंग पैकअप, सबसे मिलना, हेलो हाय करके गाड़ी में बैठना है और गाड़ी लाहौर की तरफ। तो 9 बजे 10 बजे तक वो लाहौर पहुंच गए और जाते ही फिर उन्होंने 4-5-6 जितनी भी मैक्सिमम उनकी डेट्स होती थी
शूटिंग उन्होंने वही 1 आवर करनी। फिर बीच में जब पैकअप होनी, फजर की नमाज पढ़नी उन्होंने। हाजी हसन उनका ड्राइवर था, वो गाड़ी ड्राइव करता था। फिर अच्छा गाड़ी खुद चलाते थे, बहुत शौकीन थे गाड़ी चलाने के, ड्राइव के एक्टिव रहता हूँ मैं इस सेंस में। तो फिर जब ये टाइम आना कि आउटडोर बालाकोट कर रहे हैं जाके और इंडोर लाहौर स्टूडियो में आके कर रहे हैं, फिर वो अपनी नींद पूरी करने के लिए, थोड़ी सी फ्रेशनेस के लिए वो हाजी हसन को देते थे। वो गाड़ी ड्राइव करता था खुद, साथ सीट पे जो है बैठ जाते थे या लेट जाते थे थोड़ा सा सीट पीछे करके, और इस तरह वो नींद भी पूरी कर लेते थे, 2 घंटे 3 घंटे की नींद। फिर उठना, उन्होंने नमाज पढ़नी अपनी, और ये उनकी जिंदगी का एक रोजमर्रा का सिलसिला था ऐसे ही। ठीक है जी। सर, को उनका ऐसा वाकया जो आपके दिलो दिमाग पे नक्श हो गया हो, आपके काम के हवाले से या उनके वाकयात, तो एक वाकया नहीं, उनके वाकयात हैं, लातादाद वाकयात हैं। अगर हम इंसानियत के हवाले से बात करें, मज़हब के हवाले से बात करें, लोग कहते हैं जी फिल्म वालों का मज़हब से क्या ताल्लुक। मैं कहता हूँ जितना ताल्लुक फिल्म वालों का मज़हब से और किसी का नहीं है। क्यों कि ये लोगों का बिलीव ही है। इन्होंने कोई दुकान या कोई इस तरह की कोई फैक्ट्री तो बनाई नहीं हुई कि जहाँ से माल बेचना है, पैसे आने हैं। उनका बिलीव है, वो खाली जेब घर से आते हैं और अल्लाह ताला रिस्क देता है उनको। तो इससे ज्यादा बिलीव क्या होगा कि राजा की अल्लाह की जात है यार। जो हम कहते हैं कि नहीं जी हम अपने दिमाग से, अकल से काम करके ये कर लेते, मैं समझता हूँ वो गलत है। जो अल्लाह ताला ने रिस्क, जिंदगी, मौत, औलाद, ये 3-4 चीजें जो है ये अल्लाह ने लिख दी हुई हैं। आप इंसान जितना मर्जी मतलब तेज तरारी कर ले, वो कुछ नहीं कर सकता। हम बच्चों के लिए मन्नतें मानना शुरू हो जाते हैं जी, बे औलाद है तो औलाद इधर से मिलेगी। मौत जब आनी है वो आनी है, आप जहां मर्जी चले जाए। तो हम मौत से बचने के लिए जिंदगी की इस कदर हिफाजत करते हैं, वो फिर भी मौत आ जाती है। तो ये अटल फैसले हैं कुदरत की तरफ से, जिनको मानने वाले ही जो है ना। तो राय साहब की खूबसूरत बात यह थी एवरनेस स्टूडियो में, तो उन्होंने देखा यार अजान की आवाज़ होती है तो मस्जिद के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम इसी निगार खाने में, ये जो स्टूडियो हैं इनके अंदर 3 स्टूडियो बहुत फेमस थे। एक शाहनूर स्टूडियो जो मैडम नूरजहां का था, उसके बाद बारी स्टूडियो और एक एवरनेस स्टूडियो। तीनों स्टूडियो में उन्होंने मस्जिदों की बुनियादें रखवाई, पैसा दिया है, मस्जिदें बनवाई, और आज माशाल्लाह आज भी वहाँ नमाजें पढ़ रहे हैं और इबादत हो रही है, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का नाम लिया जाता है वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि उसका सारा सवाब जो ये सदका जारी है सुल्तान रई को मिल रहा है। फिर बालाकोट या किसी गांव में शूटिंग करने गए, अजान हुई है, टाइम हो गया नमाज का, यार इधर मस्जिद नहीं है, नहीं जी इधर वो दूर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। फिर राय साहब ने कहना यार यहाँ पे कौन ऐसा बंदा है जो सरकर्दा यहाँ का सरपंच है, उसको बुलवाना, उसकी जिम्मेदारी लगानी कि ये पैसे लें, यहाँ मस्जिद शुरू करवाएं और जितनी जरूरत होगी आपको मिल जाएगी। यानी जहां जहां भी गए दास्तां छोड़ आए कि इतनी मस्जिदें उन्होंने आबाद की हैं। तो बाकी अल्लाह का और उनका मामला है, उनकी ये नेकी, उनकी नीयत अल्लाह कबूल करे। जी जी। तो सर अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चल रहे हैं। राय साहब, अच्छा एक वाकया जो है ना, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ा जरूरी है सुनाना, कि हज पे जा रहे थे, 3-4 हज कर चुके थे अलहाज सुल्तान रई साहब। ठीक है। तो हज उन्होंने बुक करवा दिया हज के जा रहे, तो वो एवरन्यू स्टूडियो के गेट से पहले, बाहर निकलने से पहले चाय की कंटीन, पान सिगरेट का खोखा, तो वहां पे जितने ये फाइटर लेबर तबका वहां बैठता था, अगर काम नहीं होता था वो एक जमे गफीर वहां इकट्ठा होता था। फिल्मों की बात हो रही है, कौन सी फिल्म बन रही है, कौन सी आ रही है, इस तरह की। तो राय साहब जाने लगे, अगले दिन इनकी फ्लाइट थी हज के लिए, तो इनका सेक्रेटरी था साद शहबाज, तो जाने लगे तो गाड़ी रोक के उतरे। क्यों? वो फाइटरों के साथ इतना प्यार करता था और बड़ा फ्रैंक भी था, उनमें वो बहुत कंफर्ट जोन था उसका, वो कि वो बैठ जाना, उनसे गप्पे लगानी। क्यों? उनमें से ही निकला हुआ था ये भी, तो वो समझता था उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी ज़रूरतों को, उनके। तो मिला जाके लो भी नलका जा रहे जे
हज करन ते बेफिक्र रहो सारे, मैं सब लिए दुआ करांगा। तो सारों ने मुंह फेर लिया कि यार चलना है तो जा हज करन, सानू की सुना रहा है। उन्होंने कहा यार मैं सबके लिए दुआ करूंगा, क्यों परेशान होते हो किसी की परेशानी। उन्होंने कहा तू चला जाएगा तो पीछे शूटिंग्स बंद हो जाएंगी, और शूटिंग्स बंद हो जाएंगी, हमें जो 500,000 एक शिफ्ट का मिलता है काम करने से, उससे हमारे घर चलते हैं, चूल्हे चलते हैं, तो चूल्हे बंद हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, बैठ के इंतजार करेंगे, तुम आओगे महीने बाद, जब भी आओगे काम शुरू होगा। फिर 2 मिनट उन्होंने वहीं खड़े खड़े सोचा और शहबाज को कहा, शहबाज पुत्र हज कैंसल, सुबह शूटिंग रखवा, ये बड़ा हज है। तो इस तरह का वो बंदा था जिसका नाम सुल्तान राई था। फिर देखें एक बार वो आ रहा है शबाब स्टूडियो, तकरीबन कोई 10 मील रायविंड रोड पे वाक़या है, वहां पे शूटिंग करके वापस आ रहा है। तो रास्ते में बड़ी उजाड़ जगह होती थी, अब तो बड़ी बारौनक इलाका हो गया सारा। तो यूनिवर्सिटी की तरफ, कैंपस की तरफ मोड़ मुड़ता है, तो वहां पे 4-5 लड़के मोटर बाइक लिए खड़े हैं और उन्होंने हाथ में पिस्टल पकड़े हुए हैं। तो उन्होंने गाड़ी रोकी है, गाड़ी रोक के लूटने के लिए। तो जब इसने वो, अच्छा, सुल्तान राय साहब बैठे थे उस गाड़ी में, खुद ड्राइव कर रहा था, साथ मंजूर मुसाफिर फाइटर इंस्ट्रक्टर है, पीछे भी फाइटर बैठे हुए हैं। तो वो गाड़ी रोकी है, शीशा नीचे की है। तो उन्होंने जब देखा ना कोई सुल्तान राय, उनको हाथ जोड़ के ना कि जाए मुर्शद आप जाएं। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, मेरे हैदर सुल्तान, वो हैदरियां कहते थे, हैदरियां पुत्र। तो जूरी, मंजूर मुसाफिर को जूरी कहते थे, जूरियां पुत्र। डैशबोर्ड च 25,000 रुपया पिया है उद्यमन। तो उसने ऐसे निकाल के दिया, उसने कहा कि ये लो पकड़ो, जाओ मौज मेला करो जागो। उन्होंने कहा आगा जी, हाजी साहब, राई साहब माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप हैं इस गाड़ी में, तो आप जाएं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उनको अपने बेटे का वास्ता दिया कि आप भी मेरे बेटे की तरह हो, मेरे हैदरियां पुत्र हो, ये पकड़ो 25,000 और जाओ, नहीं जाओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। जबरदस्ती उनको पैसे दिए, वो गए, शीशा चढ़ाया, गाड़ी फिर अपने एवेन्यू स्टूडियो की तरफ चल पड़ी है। अच्छा। तो वो जूरी है फाइटर ने, उन्होंने कहा कि आगा जी वो छट रहे थे, तो आपने क्यों पैसे दिए। तो उसने कहा कि देखो उनके आंखों में खून उतरा हुआ था, भूख थी उनके अंदर, उन्होंने पता नहीं क्या करने क्या नहीं करने पैसे। हम तो चले जाते, हमारे पीछे को गाड़ी आ रही होती, उसके पास ना होते, क्या मसला मसाइल होता है। इन्होंने तो अपना इरादा पक्का किया हुआ था, पैसे उनको मिल गए, अब जाएंगे मौज मेला करेंगे। चलो रास्ता तो क्लियर किया ना मैंने, है कांटा जो था रास्ते में वो मैंने निकाल दिया। तो इस तरह का वो बंदा था। हो, बहुत बड़े इंसान थे सर जी। तो हम आगे चलते हैं कि जो उनका मर्डर था, जो कत्ल का वाक़या, वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान था, सानिया बहुत इंडस्ट्री के लिए। जी जी। तो उसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की जो है वो खबरें हैं, तो उसके थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें कि असल में हकीकत में हुआ क्या था उस रात। कुछ भी, वो सारा एक इत्तेफाक था। वही कि मौत का एक दिन जब मुअय्यन है तो नींद रात भर क्यों नहीं आती। उनका दाना पानी खत्म हो चुका था, सारी जिंदगी उन्होंने बंदूकें उठाई हैं, कृपानें तलवारें उठाई हैं, स्टेन गन्ने, मशीन गन्ने, क्लाशनकोफ स्क्रीन पे नजर आया, एक्शन में नजर आए हैं, क्योंकि उनका सूरी ऐसा वो लगा हुआ था कि लोग उनको देखना चाहते थे कि जब वो पुलिस वाले के साथ सीन करते थे तो वो लोग समझते थे ये हम हैं, हमारा बस नहीं चलता कि जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठाएं, जहाद करें। तो वो एक सिंबॉलिक थे सुल्तान राय स्क्रीन के ऊपर अवाम के, तो इस वजह से उनको लाइक करते थे। तो मौत भी उनकी कुछ इसी तरह ही लिखी गई थी। तो वो अपना इस्लामाबाद से आ रहे थे वापस, तो खुद सो रहे थे, और बड़ा शौक था उनको ये हॉलीवुड स्टाइल, लेदर की ट्राउजर पहनना, लेदर की जैकेट, हैट रखना इंग्लिश। तो वो ड्रेस पहना हुआ था और सो रहे थे, ऐसे हैट रखा हुआ सर के ऊपर, आंखें हाइड है तो फेस छुपा हुआ है उनका। तो गुजरा वाले के बैक साइड में पासपान कंडा है वो बना हुआ है, रोड एक। तो उसने कहा यार मैं शहर के अंदर से निकलूंगा जीटी रोड से, तो क्यों ना मैं बाईपास से निकल जाऊं, सीधी खुली रोड होगी। तो उसने वो अपनी तरफ से शॉर्टकट लगाया
तो लेकिन वो बस मौत उनको घेर के लेके जा रही थी। इंसान के बस में नहीं होता, इंसान ना चाहते हुए भी वही करता है जो उसको पीछे से ऑर्डर हो जाते हैं। तो वो वहां पे पहुंचा, वो गाड़ी पंक्चर हो गई। पंक्चर हुई है तो वो उतरा, राय साहब सो रहे हैं मजे से सीट पे, उतर के उसने जैक निकाला है, जैक निकाल के तो वो जैक लगा के और गाड़ी के नीचे चला गया टायर वायर खोलने के लिए। तो उसके पास ही झुग्गियां, ये ऐसे खैमे लगे हुए हैं छोटे से, ये चंगड़ जो इस तरह के लोग होते हैं जो डेरा लगा लेते हैं, उन्होंने देखा कि हो रात के इस पैर में शिकार है भाई। बंदूक भी टूटी फूटी वो लेके तो वो आगे दो लोग आगे, तो उन्होंने देखा गाड़ी के अंदर एक बंदा घुसा हुआ नीचे, तो एक बैठा हुआ बंदा। तो गए उन्होंने जाके, ऐसे विंडो जो है ना नीचे थी थोड़ी, तो ऐसे गन यहाँ पे लगाई है। तो राय साहब बहुत फुर्तीले थे, बहुत ज्यादा, बहुत एक्टिव थे वो। तो उनकी ऐसे आंख खुली है, वो आंख खुलने से जो झटका लगा ना, वो उनके हाथ से बंदूक चल गई। वो कारतूस इधर से गया, यहाँ से उसी वक्त मौके पे ही वो शरेआम सारी फट गई, वही ब्लड ही ब्लड। और वो भाग गए डर के कि उन्होंने लूटा भी नहीं। वो डैशबोर्ड में 14,000 रुपये पड़ा हुआ था, वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। और वो खून जब देखा, आवाज गोली की सुनी है, वो नीचे से हाजी हसन निकल के आया। तब तक वो कुछ भी नहीं हो सकता था, बस खून चून किए भाग दौड़। तो ये उनका जो है ना मौत का एक सबब इत्तफाकन ये ऐसे बस लिखा हुआ था। और अगले दिन जब अखबारों में, टीवी चैनलों पे जब जंगल की आग की तरह ये खबर फैली है सब जगह, तो सुना वो गुजरात में वो लोग टकरे मार मार के वो रोए हैं। तो वो गिरफ्तार भी हो गए थे लोग। तो बस क्या कर सकते थे, हो गया एक वाकया। तो वो इतना पछताए क्यों? पाकिस्तान में जितने डाकू बदमाश इस तरह के लोग, अच्छे बुरे, वो सुल्तान रई को अपना मुर्शद कहते थे कि चलना इनसे सीखा है, बोलना इनसे सीखा है, स्टाइल इनसे सीखे हमने। तो मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि इस बंदे को हम इस तरह पकड़ेंगे या मारेंगे। ठीक है। तो ये वो वाकया हुआ था जो बड़ा अफसोसनाक है। और शायद वो अगर आज भी जिंदा होते तो आज भी वो हीरो होते। और मुझ जैसे कई लोग जो पाकिस्तान छोड़ के दायरे वतन, दायरे गैर में जा चुके हैं, तो ना जाते आज भी हम लोग वहीं बैठे होते और सुल्तान रई के किरदार सोच रहे होते और उनके लिए कहानियां सोच रहे होते और लिख रहे होते और आज भी फिल्में बन रही होती। तो बस वो मंजर ही बदल गया उनके जाने के बाद। हो गया था बिल्कुल उनके जाने के बाद। एक सुनहरा ख्वाब जो है वो कहते हैं ना चकनाचूर हो गया था फिल्म इंडस्ट्री का पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है जो आज तक भी है। जी नाज़रीन, आज की कहानी आपने सुनी। एक अजीम इंसान, एक अजीम सकाफती इंसान मैं कहूँगा पाकिस्तान का, जो कि आज भी लोगों के दिलों में बस रहा है, बसता है। तो इसी याद के साथ, इसी बात के साथ आज हम अपने प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।